के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर पिछले 7 दिनों से अमेरिका में मौजूद हैं डोनाल्ड ट्रंप की ऑथ सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। डॉक्टर जयशंकर ने ना सिर्फ ऑथ सेरेमनी को अटेंड किया बल्कि अमेरिका के अंदर रहते हुए बड़ी बड़ी डील्स भी साइन की। हमें इस ऑथ सेरेमनी में इंडियंस का गलबा देखने को मिला। हर तरफ इंडियंस ही इंडियंस छाए हुए थे, बल्कि डॉक्टर जयशंकर हमें डोनाल्ड ट्रंप के शाना बशाना दिखाई दिए। पाकिस्तानियों को ये बताया गया था, ये कहा गया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई तो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन यहाँ तो इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना पहला विजिट भारत का करेंगे। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ मेहर तनवीर मौजूद हैं, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहर भाई कैसे हैं आप? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और सही सलामत आपके सामने खड़ी हूँ। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि आप हमारे साथ वापस फील्ड में आई हैं और अपनी जो आपकी ऑडियंस थी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी, जो मुझे आपकी वजह से, जो मुझे ऑडियंस जानती है, मुझसे बेशुमार सवालात आपके बारे में करती थी कमेंट सेक्शन पे। मुझे कभी इतने कमेंट्स नहीं आए, जब से आप गई है मेरे कमेंट सेक्शन पूछ ही जा रहे हैं एक ही अल्फाज, सना किधर है, सना किधर है। तनवीर भाई ये बताएं सना किधर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो आपके साथ राब्ते में रहती हैं, सबसे ज़्यादा आप उनके साथ शो करते हैं। और मैं उनको यही पैगाम देता था जो आपकी तरफ से मैसेज मिलता था मुझे, कि वो खैरियत से हैं, लेकिन अभी वो सामने नहीं आना चाह रही, कुछ टाइम गुजरेगा तो वो जल्द आ जाएंगी। मैंने 3 से 4 दिन का वक्त दिया था, तो ये ले सना मैम आपके हवाले। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया तनवीर भाई कि आपने हमें इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया और हमारे लिए फ़िक्रमंद रहे। और ख़ास कर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी यूट्यूब फैमिली का, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रही, बहुत ज़्यादा कंसर्न रही। वो तमाम इंडियन यूट्यूबर जिन्होंने हमारी सपोर्ट की, हमारे लिए आवाज़ बुलंद की, वो तमाम इंडियन मीडिया जो हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ चलाता रहा, मैं उन तमाम की शुक्रगुजार हूँ। और एक बार फिर से आप लोगों के सामने मौजूद और उम्मीद करते हैं उसी पैशन के साथ, उसी जज्बे के साथ आपके लिए रोड शोज़ लेकर आएंगे। डीडी साहब का यहाँ पर जरूर आपने शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि वो इस तरह का शख्स है कि हजारों यूट्यूबर थे जिन्होंने फेक खबरें चलाई, बेशुमार, बगैर किसी उन्होंने बताया कि रिसोर्सेज कहाँ से खबर के, कुछ भी नहीं बताया। लेकिन डीडी वाले सर ने तो कमाल कर दिया। मैं कह रहा हूँ इस जैसा शख्स मैंने कभी देखा है और ना ही आने वाले वक्त में देखूंगा, सब्र और तहम्मुल के साथ। हालांकि इनके जो चैनल की रीच है वो रोस्ट करने की है, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जब तक मुझे कोई हकाइक पे मबनी चीज़ ना मिलेगी तो मैं सना अमजद के बारे में या सुहेब चौधरी के बारे में जो आजकल मन घड़त बातें कर रहे हैं, यानी कि उन लोगों ने फिर भी नहीं बात की। तो सैल्यूट सर आपको, आपके जर्नलिस्ट को, आपके जो तरीकाकार है काम का। मैं टोटल फैन हो चुका हूँ और मैं आज इस वक्त डीडी रिएक्ट के ऊपर मैं सब्सक्राइब भी करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये तो आप करते हैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ वक्त को ज़ाया किए बगैर। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ओथ सेरेमनी ले ली है। हमने देखा कि वहाँ पे डॉक्टर एस जयशंकर को किस कदर प्रोटोकॉल दिया गया। 6 दिन से वो वहाँ पे मौजूद हैं, डिफरेंट कंट्री के साथ वो डील्स भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डील साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें वहाँ पे पाकिस्तान का कोई भी लीडर नज़र नहीं आया, ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ना पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान को इन्वाइट क्यों नहीं किया गया? हम तो कहते थे कि भी डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन ये क्या ओथ सेरेमनी में ही पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया? देखिए, सबसे पहले जो आपका सवाल था कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुक अच्छे हो जाएंगे, ये कहीं नहीं खबर आई। ठीक है, खबर ये आई थी कि पीटीआई के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, मिस्टर इमरान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। कहीं पर यह खबर नहीं आई कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि जो इस वक्त की हुकूमत है उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप नहीं चलना चाहेंगे। क्योंकि आप देखें वहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने वोट हासिल किया है, एक तो हिंदू कम्युनिटी से उन्होंने वोट लिया, वहां पर 6 मिलियन के करीब हिंदू कम्युनिटी है, उनसे उन्होंने वोट लिया और ये कहकर वोट लिया कि जो बांग्लादेश के ऊपर, हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जुल्म हो रहे हैं मैं उसको भी रोकूंगा और इंडिया के साथ भी मैं तिजारत को आगे बढ़ाऊंगा। और पाकिस्तानी जो ओवरसीज वहां पर रह रहे उन डोनाल्ड ट्रंप ने वहां ये कहकर उनसे वोट लिया है कि मैं इमरान को रिलीज करवाऊंगा। तो लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप वहां पर जीत चुके हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी अगर वहां पर ये सवाल करते कि आपने तो इमरान को रिलीज करवाने का कहा था, लेकिन अब आप किनको वहां पर आप न्योता भेज रहे हैं कि आए हमारे मुल्क के अंदर, मेरी सरमनी के अंदर शामिल हो, हल्फ की सरमनी के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बड़े दिमाग वाला बंदा है, उसको पता है कि मैंने किस चीज को कहां पर रीड करना है। एक वो बिजनेसमैन है, दूसरा वो सियासतदान भी है, लेकिन वो मरूसी सियासतदान नहीं है, वो एक अलग लेवल का सियासतदान है। अब यहाँ पर डॉक्टर जयशंकर की बात करते हैं हम। देखें रिस्पेक्ट कैसे होती है जब आपकी कौम आपके
बैक पे खड़ी हो, पता चले कि एक कौम का लीडर है। मैं इस तरह की बात करने जा रहा हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे डॉक्टर एजे शंकर वहाँ के वजीर खारजा नहीं अपने मुल्क के आए, जैसे कि पीएम अपने मुल्क के आ चुके हैं। देखें उनकी सीट पर बैठने का तरीकाकार, जहां पर सदर, जहां पर वजीर आजम दूसरे मुल्कों के, जहां पर जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे तीसरी लाइन के अंदर बैठे हुए, वहां डॉक्टर जयशंकर पहली सीट के ऊपर, बिल्कुल पहली सीट के ऊपर बैठे और आई कांटेक्ट बार बार हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मैंने बड़ी करीबी ये वीडियो देखी। देखिए डॉक्टर अजय शंकर गया अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, वहां पर हो क्या रहा है। देखें वहां पर वो घूमने तो नहीं गया, एक हफ्ता पहले के वहां पर डॉक्टर अजय शंकर मौजूद है। वहां पर देखिए रशिया के साथ उनकी साइडलाइन पे बात हो रही है। वहां पर उन्होंने, मैंने कल इस पे प्रोग्राम किया कि रिडार सिस्टम वो उन्होंने वहां पर कर लिया, यानी कि 60% वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होना और 40% वो रशिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होने जा रहा है। बट सबसे बड़ी इंडिया की कामयाबी ये है कि वो उसके ऊपर जो मोहर लगेगी ना, जो उसके ऊपर टैग लगेगा ना, वो मेड इन इंडिया का लगेगा, यानी कि अपने घर की चीज बना रहे हैं। और वो अगर कर्नाटक के अंदर रख दिया गया, उसने 10,000 मील दूर तक जाना है, यानी कि वो चाइना को भी इजीली कवर करेगा, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, नेपाल को, यानी कि किस कदर अब उन्होंने अपना रिडार सिस्टम को भी मजबूत कर लिया। डिफेंस सिस्टम तो ऑलरेडी उनका मजबूत है, रिडार को भी ले गए। अब बिजनेस की बात आ जाती है। देखें जब वहां पर डॉक्टर अजय शंकर थे, मुकेश अंबानी की कंपनी ने वहां पर 13 बिलियन का उन्होंने वहां पर 10 साल का मुआहदा किया कि 5 लाख गैलन हमें डेली वो फ्यूल देंगे। और ये वहां पर रशिया ने सोच कर ये दिया है कि यहाँ पर अब अगर किसी का इन्फ्लुएंस है किसी और कंपनीज के साथ या किसी और ममालिक के साथ, तो इंडिया से बढ़कर कोई भी नहीं कर सकता। देखिए खुद मुख्तार और खारजा पॉलिसी होती क्या है, ये कोई सीखनी हो तो भाई इंडिया से सीखें। जाहिर बात है कोई मुझ पे टैग लगाए, प्रो इंडिया करे, कुछ भी करे, भाई खारजा पॉलिसी उनकी है, ये मानना पड़ेगी। जहां पर इंडिया गलत करता है हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी तगड़ी उनकी खारजा पॉलिसी। एक साइड पे लद्दाख के ऊपर उनकी जंग चल रही है, लेकिन दूसरी साइड के ऊपर वो वहां पर ट्रेड भी करने जा रहे हैं। यूक्रेन के ऊपर है, रशिया के मामला खराब है, अमेरिका के साथ भी खड़े और रशिया के साथ वो भाई दिन दुगनी रात चुगनी ट्रेड करी जा रहे हैं और तरक्की करी जा रहे हैं और ट्रेड पे ट्रेड करी जा रहे हैं। अपना वो डिफेंस सिस्टम का वो चाहे बरामूज मिसाइल हो, फिलिपाइन को बेचना चाहे, वियतनाम को बेचना चाहे, जो लड़ी चाइना के साथ, दुनिया हाथों हाथ ब्राह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहती है जो इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर तैयार किया। आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी के अंदर आप ये देखें कि कितने सारे इंडियंस मौजूद थे, या अमेरिकन हमने देखे या हमने इंडियंस देखे, पाकिस्तानी तो हमें नजर ही नहीं आए। मैं हंस पड़ा हूँ, आपके भी कितने नहीं थे ही इंडियंस। हाँ। देखिए फ्रंट लाइन के ऊपर देख लें, सेकंड पे देख लें, थर्ड पे देख लें, आप देख लें जो उनके नायब वजीर आजम है, उनकी जो जो नायब उनके सदर हैं, उनकी जो अहलिया है वो भी पटेल, वो भी इंडिया से बिलोंग करती हैं। अब उसमें हम आ जाए रामास्वामी, ये भी इंडियंस, यानी कि वहाँ पर इंडियंस हैं, यानी कि कितने उनके लोग हैं जो इंडिया के हैं और कैबिनेट के अंदर अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं। इसका ये मतलब है कि आप ये देखें इंडियंस का कितना इन्फ्लुएंस है वहाँ पर। अब इंडिया कितने पावरफुल हो जाएंगे यूनाइटेड स्टेट में। रशिया की तो ऐसे उनसे दोस्ती है ना, ये इंडियंस कहते हैं कि समंदरों से गहरी, जैसे हम चाइना को कहते हैं हमारी बहुत बड़ी दोस्ती है उनके साथ। रशिया हर दौर के अंदर इंडिया के साथ स्टैंड किया। अब डोनाल्ड ट्रंप के आने से जो अमेरिका, बाइडेन जो उनके साथ मामला नहीं ठीक रख रहा, नो डाउट पूरी दुनिया को पता है, आपको पता है, मुझे पता है कि जब तक बाइडेन रहा है तो बाइडेन ने इंडिया के साथ मामला अपने दुरुस्त नहीं रखे। उन्होंने मना किया, आपने रशिया के साथ ट्रेड नहीं करनी। डॉक्टर जयशंकर ने शट अप कॉल यूनाइटेड स्टेट को दे दी कि नहीं, मेरे मुल्क के लिए जो बेहतर होगा वो मैं करूंगा। उन्होंने कर ली ट्रेड उनके साथ, रशिया के साथ। अब जैसे बांग्लादेश के साथ इनके मामला खराब हुए थे, आपको पता है कि डॉक्टर यूनुस को कौन लाने वाला, पूरी दुनिया को पता है कि बाइडेन के कहने के ऊपर ये सब कुछ हुआ, वहां पर जो इनकलाब आया। अब डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने डॉक्टर यूनुस को जैसे इलेक्शन जीता था, आपको याद होगा, उन्होंने कॉल करके कह दिया था कि इनफ, बस कर जो, अब इस तरह के काम नहीं करने। अब ये सोचें कि डॉक्टर यूनुस के लिए कितना मुश्किल हो गया है बांग्लादेश के अंदर रहना। खालदा जिया वहां से ऑलरेडी निकल चुकी हैं और यहाँ पर डॉक्टर यूनुस अब करेगा तो करेगा क्या, फंस चुका है इस वक्त पूरी तरह। अमेरिका के अंदर उनकी 2 NGO चल रही है, एक को वो खुद ऑन करते हैं, एक उनकी बेटी की है। या उनको अमेरिका के अंदर रहना पड़ेगा या बांग्लादेश के अंदर रहना पड़ेगा, तो वो अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं खराब करेंगे, वो वहां से भी निकल जाएंगे। अब ये मेरे बात करने का मकसद क्या था, वहां से जब डॉक्टर यूनुस जाएगा तो आप क्या समझती हैं कि जो इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात खराब हुए पड़े हैं, जो अरबों खरबों की ट्रेड बंद हुई पड़ी है, और इस वक्त भिखारियों से भी ज्यादा बदतर हाल, पाकिस्तान से भी बदतर हाल हुआ पड़ा बांग्लादेश का। आरकान आर्मी एक छोटा सा एक मुल्क है, वो इनको भाई इनकी नहर के ऊपर कब्जा करके बैठ गया, वो नहीं छुड़ाया जा रहा। कई जहाज इन्होंने जो है वो कब्जे में ले लिए, कब्जे के अंदर उन्होंने इंडिया के बगैर इनको छुड़वाना नामुमकिन है। बिल्कुल कभी भी नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि आप वहां से देखिए चंद एक मील दूर पर इंडिया के जो अडानी साहब हैं, उनका जो है वो शिप का निजाम है, वो वहां से शुरू हो जाता है। यानी कि बांग्लादेश ने अगर
इंडिया को छोड़ा, नुकसान में गया। यहाँ पर अगर चाइना ने कुछ देर के लिए अपनी ट्रेड बंद की, वो भी नुकसान में गया। इंडियन अवाम ने कैसे रिएक्ट किया, इंडियन अवाम ने कहा कि हमने चीज़ ही नहीं यूज़ करनी चाइना की, हमने चीज़ ही नहीं यूज़ करनी, हम जैसे भी हो मेड इन चीज़ यूज़ करेंगे, मेड इन इंडिया की चीज़ यूज़ करेंगे। वो कहते हैं भाई हम जब मरने वाले होते हैं हम तब यूज़ करते हैं, हमारे पाकिस्तानी लाए इधर, अभी कोई ऑन कैमरा ले आए, पाकिस्तान की टैग दिखा दें, ये पाकिस्तान की है मैन्युफैक्चरिंग, कहेंगे नहीं। अच्छा, ये भी खबर चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ अरसे के बाद जब पूरे इक़्तिदार में आ जाएंगे तो उनका पहला विजिट इंडिया का होगा। ये कितनी ऑथेंटिक न्यूज़ है और इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखें यार, जाहिर बात है, अगर कोई कहे कि हम अमेरिका के जो है ताकत को नहीं मानते या अमेरिका नहीं है, ये तो गलत बात है ना, ये हकीकत में मबनी नहीं है चीज़ें। अब जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर जाएगा, अमेरिका का सदर, और पहला दौरा साउथ एशिया के अंदर आएगा, वो भी इंडिया का, तो उनको इंडिया से कुछ ना कुछ चाहिए। क्या चाहिए ये भी आज मैं बता देता हूँ इंडिया से। अब आने वाले दिनों में हम इस पे बात कर रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे आए, उन्होंने कहा कि जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का निज़ाम है ना, हम चाइना से उठाने लगे, हम अपनी कंपनीज लाने लगे अमेरिका में, और अमेरिका के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं कि उन कंपनीज को समाया जाए, क्योंकि जब अमेरिका ने किसी और मुल्क के साथ ट्रेड करनी होगी तो वहां से चीजें लाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसका क्या मतलब है, अगर वो चाइना से उठा रहा है और पहला दौरा इंडिया के अंदर कर रहा है, इसका क्या सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब है कि जो चाइना से इन्वेस्टमेंट उठाई जाएगी वो सीधी इंडिया के अंदर जाएगी। तो इंडिया सोचे कहाँ पर ग्रोथ करेगा, चौथे पांचवें नंबर पे ऑलरेडी वो करे, कभी 4 कभी 5 पे आ रहे, तो तीसरी इकॉनमी बनने जा रहा है। तो तभी हमें भी ये सोचना चाहिए कि जो दूसरे मुमालिक हैं, अब तो हमारे अरब मुमालिक हमें छोड़ने को तैयार हो चुके हैं। वजह क्या है जो हमें लीड कर रहे हैं, या हमारा जो डायस्पोरा है वो पाकिस्तान को उससे तरह रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है इंटरनेशनल फॉर्म पे, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब आप देखें ना, हम देख रहे हैं इंडियन डायस्पोरा किस तरह से हर जगह इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। क्या वजह क्या नजर आती है कि आज इंडियन का गलबा पूरी दुनिया में छाया और पाकिस्तानी कहीं नजर नहीं आ रहे? इस्लामी ममालिक की बात भी हम कर रहे हैं कि नो डाउट अब तो हमें इस्लामी ममालिक जो है वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। देखें, मैं सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा, बात जहां भी जाए जाने दें। अब बात ये देखें, डॉक्टर जयशंकर तीसरा टर्नओवर कर रहे हैं, कर नरेंद्र मोदी के साथ। हमारा एक वजीर खारजा हमें मिला था, शाह महमूद कुरैशी, आप देख लें, उसका टाइम निकालें, 3.5 साल का अरसा, पूरी दुनिया आपको सलाम कर रही थी, वो जा रहा था हर जगह पे, वो अपनी बात भी मनवा रहा था, वो यूएन के अंदर भी गया, उसने बात मनवाई है, उसको पता है मेरा वजीर आज़म मुझे बैक कर रहा है। इधर हमारा वो आ गया कांपे टांगने वाला, ठीक है, वो उसको वजीर खारजा पहले बना दिया। अब हमारे दूसरे वजीर खारजा साहब जो बात करते करते भूल जाते हैं। तो हमें तो सबसे पहले पढ़े लिखे लोग चाहिए, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क का लीडर पढ़ा लिखा है वजीर खारजा, हमें इस तरह के लोग चाहिए जो अक़वामी मुत्तहिदा के अंदर जाए या आलमी लीडर्स के साथ बैठे, तो उसको बैठने का कोई तरीका हो, ये ना हो कि ऐसे करके बैठ जाएं, हम ऐसे करके बैठें। वो कब बैठेंगे जब आप अंदर से स्ट्रांग होंगे, जब आपको पता हो कि मैं अगर जो फैसला करूंगा वो मेरी कौम के लिए बेहतर होगा और मेरी कौम बैक करेगी। जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का विजिट करेंगे तो इंडिया का मुकाम, इंडिया का रुतबा, इंडिया का लेवल क्या होगा? ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि भारत जो है दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी है, इंडियंस का गलबा पूरी दुनिया में छाया हुआ है। आप देख लें कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन तमाम की सीईओज इंडियन हैं। तो इंडिया का क्या लेवल होगा फिर जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का विजिट करेंगे? देखें, डोनाल्ड ट्रंप विजिट करें वो तो आपको पता है क्या होने वाला है, मुझे भी पता है। मैं बता दूं, मैं ना आज जब ये मैंने डॉक्टर जयशंकर को जब मैं उसको पूरा कर रहा था ना कि भाई यार ये 5 से 7 दिन में इसने क्या किया है, 1033 ट्रिलियन डॉलर की इन दिनों के अंदर, छोटी मोटी कहाँ पर वो कहीं पे 50 की है, कहीं 30 पे, वो मैं जमा करते करते मुझे मेरी मैथ कमजोर पड़ गई। मैंने कहा कितना कर रहे हैं यार ये ट्रेड, किसी के साथ कर रहे हैं, जापान के साथ, इनका मालदीव के साथ इन्होंने कर लिया वहाँ पर, यानी कि बहुत ज्यादा जो ऑफ कैमरे भी चीजें हो रही हैं जो हम जैसे बंदों के पास मिल जाती हैं, आ जाती खबर, हमें पता चल जाता है। आप ये सोचें कि एलन मस्क ने क्या कहा है, उसका बयान इतना इंपॉर्टेंट रखता है। वो कह रहा है कि मैं अब अमेरिका के अपना इंडिया के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। मुकेश अंबानी कोई हल्फ सेरेमनी के अंदर कोई एंजॉय करने नहीं गए थे, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। वो बिजनेसमैन था, वो सियासतदान नहीं था, इस वजह से वो हमें खबर नहीं पहुंची। लेकिन अब पता है बैकरोड जो हमारे रास्ते होते मिल जाती खबर हमें, वो बहुत बड़ी ट्रेड, वो इंडिया की जो हुकूमत है ना उससे भी बड़ी ट्रेड अंबानी साहब वहां पर करके आ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये सोचें कि उनके बिजनेसमैन कितने ताकतवर हैं, जो यूनाइटेड स्टेट का एक सदर बन चुका है, उसकी औद के अंदर जा रहे हैं और बिजनेसमैन एक जा रहा है। आप ये सोचें कि हमारे बिजनेसमैन को हम अपने, जब वजीर आजम की हलबरदारी की तकरीब होती हम उसमें शमूलियत नहीं करवाते उसको, कि शायद ये ना पता लग जाए कोई सियासी रंग देने के लिए आ गए। तो यही चीज़ होती है, सियासत और बिजनेसमैन एक साथ चलेंगे
तभी मुल्क आगे बढ़ता है। देख लें अंडानी, देख लें अंबानी, देख लें टाटा, देख लें रतन को, देख जितनों को मर्जी आप देख लें, वो एक पेज के ऊपर आगे करते हैं। कितने तो पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है क्योंकि पाकिस्तान ने जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काम ही नहीं किया। हमारे सियासतदानों को पता ही नहीं है कि इंटरनेशनल फर्म पे पाकिस्तान को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात कैसे बहाल करने हैं, उनको कैसे लेकर चलना। हम तो कुर्सी की जंग लड़ते रह गए और इंडिया कहाँ से कहाँ निकल गया। मैं कहती हूँ हम लोग बदकिस्मत तरीन कौम है कि हमारी अपनी किसी हमसाये के साथ नहीं बनती। एग्जैक्टली देख लें अफगानिस्तान से हमारे प्रॉब्लम चल रहे हैं कोई ना कोई, बांग्लादेश के साथ हम वैसे ही नहीं है, इंडिया के साथ हमारी ट्रेड वैसे 2019 से बंद पड़ी हुई है। यूएई जो हम दूसरा घर अपना कहते थे उन्होंने हमें बैन करके रख दिया। सऊदी अरेबिया ने एक उनके सलमान ने भी बयान जारी किया कि इनफ बस कर, जो अभी अपने आप को आप ठीक करो, अपनी क्लासेस लेके फिर आए, वरना हमारे मुल्क में ना आए। कुवैत में हमें नहीं वीज़ा देने को तैयार। हम अमेरिका से नफरत तो ज़रूर करते हैं लेकिन 10 साल तक इंतज़ार करते हैं कि वो हमें शायद इंटरव्यू के लिए बुलाएं और हमारा वीज़ा लगे चला जाए, हम लोग चले जाएं। कनाडा से हम नफरत करते हैं, हम मगरिब से नफरत तो जरूर करते हैं, लेकिन जब हमें वीजा, मुझे भी वीजा मिलेगा ना, मैं भी कहूंगा जी मैं गया। ये तो हम अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट नहीं है। खुदारा अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट हो, पड़ोसियों से सीखें यार। हम उनका नाच गाना तो मैं कई बार कह चुका हूँ, हम उनकी सलमान को, हम उनकी काजल को, हम उनकी नूरा फतेही को, हम सारों को पसंद करते हैं, सारों को टीवी के ऊपर देखना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को उनके फिल्में लगा के देते हैं, चले बेटा आप इंजॉय करें। हम ये क्यों नहीं चैप्टर लगा के देते यार उन्होंने मस्जिद में कैसे तरक्की की है। हम उनको ये क्यों नहीं सिखाते यार उन्होंने ग्रोथ से नीचे से गरीब आवाम को कैसे उठाया। हम ये क्यों नहीं बताते कि 10 करोड़ घर बना के दिए नरेंद्र मोदी ने, 10 करोड़। और जब 10 करोड़ वाला घर था ना आखिरी, उसके घर पे वो गए, सिलेंडर भी हर घर को दिया उन्होंने बना के, और वो वहां पर चाय पी रहे हैं। बिल्कुल छोटा सा घर है। एक वजीर आजम जाके एक गरीब घर में जो 10 करोड़ वाले नंबर वाला घर था ना, उसके घर गए, वो बता रहे मेरे 10 करोड़ का घर कंप्लीट हो गए और मैं ये देखना चाह रहा था कि मेरा जो 10 करोड़ घर बने हैं वो आवाम खुशहाल से रह रही है, उनको गैस के सिलेंडर दिए जा रहे हैं। वो वहां पर जाके चाय पूछ रहे हैं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी पूछ रहे हैं उनसे जाके कि क्या कुछ खाने वाने को है आपके घर में। वो कहते हैं कि आपके लिए दाल चावल बनाए और सब्जी बनाई और चाय मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ। नरेंद्र मोदी कहता है कि जी आप मेरे लिए चाय लेके आए। एक गरीब, उसको पता चल जाए कि मेरा लीडर मेरी बैक पे खड़ा है, वो वैसे ही बड़ा दिलेर हो जाता है। कौन सा हमें वजीर आजम है? नरेंद्र मोदी क्या घर घर जाके एक घर को पैसे पकड़ा रहा है, ये लो खाओ? नहीं, उनको ये पता है कि मेरे मुल्क का जो लीडर है वो मेरे मुल्क के लिए बेहतर कर रहा है, आने वाले दिनों में बेहतरी हो जाएगी। हमें तो यही नहीं पता कि हमारे आने वाला कल कैसा होगा, हमारे कल आने वाला फ्यूचर कैसा है। हम यहाँ पर सिक्योर भी हैं, हम यहाँ पर नहीं है, हमने बिजनेस करना है, हमने जॉब करनी है। हम टोटल अपने जो है ना, हमारा नजरिया ही नहीं हमारे पास है, नजरिया बकाए पाकिस्तान ही नहीं बचा हमारे पास। हम किस तरह बात कर सकते हैं? हम किसी अभी आप किसी डीपी के ऊपर पाकिस्तान का आप कहें मैं पाकिस्तानी हूँ, लोग हमें शक की निगाह से देखने लग जाते हैं। हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, हमारे वजीर आजम के शाहिद खान अब्बासी के कपड़े उतार लिए जाते हैं, वो कहते हैं तलाशी आप दें। और दूसरी बात, आप ये कह रही है ना कि भी उनके जो वजीर खारजा पॉलिसी क्या है, खारजा पॉलिसी ये नहीं होती कि आपने फलां मुल्क के साथ वो ताल्लुक कर लिया फलां। जब आपके बिजनेसमैन उठ के फलां मुल्क के साथ ताल्लुक करेंगे वो बेहतर है। हमारे बिजनेसमैन उठ के अगर कहें दुबई में हमने वो बैरियर टाउन बनाना है, उसको शक है ये तो गद्दार मुल्क है, ये तो भाई गद्दार है, ये बाहर जाके पैसे इन्वेस्ट करे। वो भाई जब वो उधर करेगा, उधर के पैसे इधर लाएगा, इधर का उधर। यही अंबानी कर रहा है, यही अंडानी कर रहा है। आप देखें अंबानी जब जाते हैं, हालांकि उनके अपने प्राइवेट जेट तैयारे हैं, लेकिन इंडियन जो हुकूमत है उनको इतना प्रोटोकॉल देती। अमीर शख्स को क्या चाहिए? बिजनेसमैन को पैसा उसके पास बेशुमार होता, उसको एक रिस्पेक्ट चाहिए होती है। जिस हुकूमत के अंदर वो रह रहा है, जिस मुल्क के अंदर रह रहा है, जिस हुकूमत के अंडर वो है, उससे रिस्पेक्ट के तलबगार है। हमारे इधर अगर एक फॉर्च्यूनर ले ली जाए, उसको शक की निगाह से देखा जाता है। हाँ, हमारी खारजा पॉलिसी मैम आप बात करती हैं, हम यहाँ पर फॉर्च्यूनर एक लैंड क्रूजर गाड़ी ले आए, उसको अगले दिन इतना बड़ा लेटर आ जाता है FBR का, आए भाई ये टैक्स पे करें। यानी कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग का निज़ाम ये देख लें कि आईफोन वहाँ पर 7 से 8 करोड़ बन चुके हैं, और 80 एक भी नहीं बनाया यार, हमने एक भी नहीं बनाया। हमने सुराब के साइकिल से बाहर निकले ही नहीं है। हमारे पास आज भी हमारे पास एक ही मैन्युफैक्चरिंग चीज़ है। जो मुझे देख रहे हैं वो देखें, हमारे पास भाई एक मैन्युफैक्चरिंग चीज़ है। कौन कहता है पाकिस्तान के पास नहीं? हमारे पास सुराब का साइकिल है, हम उस पर बैठ के ट्रेड करेंगे, हम उस पर जाएंगे। खुदारा अभी तो सोच रहे हैं क्यों हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हमने अपने नौजवान आज नशों की हालत में सड़कों के ऊपर पड़े हुए हैं, नौजवान अपने घरों के अंदर लड़ाइयाँ पड़ गई हैं, घर के घर तबाह हो चुके हैं। क्या आप समझते हैं कि ये हुक्मरानों का कसूर नहीं है? ये हुक्मरानों का कसूर है। हमारे तो दीन का ये तकाजा है कि हज़रत उमर फारूक ने कहा अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर जाएगा तो मैं उसका भी जिम्मेवार हूँ। यहाँ तो इंसान मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को कपड़े नहीं लेके दे पा रहे। हम ट्रेड की बातें करते हैं, हमें ये ग्राउंड लेवल ठीक करना पड़ेगा। हमें बिजनेसमैनों को अपॉर्चुनिटी अवेल करनी पड़ेगी। इन यंगस्टर को कुछ ना कुछ तो इनको स्टेज देना पड़ेगा जहाँ पर ये काम करें, जहाँ पर ये जाके कमाएं। अमेजोन आया था, अमेजोन भाड़ में गया,
ठीक है, जो बड़ी कंपनी आती उसके साथ कोई ना कोई फ्रॉड हो जाता है, वो पाकिस्तानियों के पास करने जाती। क्या कसूर है नौजवानों का? जब ये चोरियां करेंगे, जब डाके मारेंगे, फिर हम कहेंगे यार हमारे मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। हम अपने मुल्क के अंदर जब जॉब्स देंगे, जब अपने मुल्क के अंदर नौकरियां देंगे, जब ही खुशहाल होंगे। मैं होऊंगा, नौजवान होंगे, जब उनको पता होगा कि हमारा मुल्क का वजीर आज़म हमारे साथ स्टैंड करता है, हमें स्कॉलरशिप दे रहा है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हमें कारोबार के लिए कह रहा है ये 1 करोड़ रुपए ले लो या 50 लाख ले लो, तो बिजनेसमैन तो यही बनेंगे ना। बिजनेसमैन तो ये तो नहीं ना बनेंगे कि जो अपने घरों से पैसा लेके आएगा। किसके पास है बिजनेसमैन के पास घरों के पास पैसा नहीं है। अगर खारजा पॉलिसी बेहतर चाहते हैं तो अपने यूथ का, अपने यंगस्टर को स्कॉलरशिप दें, पढ़ाएं। पढ़ाई का बहुत ज्यादा आजकल इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया के अंदर। आप देख लें, उनके पास, इंडिया के पास पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास पढ़े लिखे हैं बेचारे, लेकिन इंडिया के क्या लोग बाहर से पढ़ के पाकिस्तान, मतलब अपने मुल्क के अंदर आते हैं, हमारे पाकिस्तान से पढ़ के बाहर पढ़ के और बाहर ही चले जाते हैं। हमारे कितने इंजीनियर हैं, 80% इंजीनियर। वो कहते तू की क्या वेला है, तू इंजीनियर थे नहीं। ये टैग लग चुका है पाकिस्तान के इंजीनियर के ऊपर। वो कह रहे हैं जो वेला वो इंजीनियर है। मतलब हमारे इंजीनियर की रिस्पेक्ट नहीं है, हमारे डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट नहीं है। उनको कहते हैं पता नहीं किन्ने को टीका ला देना सानू। यानी कि एज ए कौम भी सोचना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ पर हमें कमजोरियां नजर आती है, ना ही हम जब सियासत 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 सियासत, अवाम का भी सोचें, खुदारा अवाम का भी सोचें।